हेलो, गुड इवनिंग। ठीक है, हम लोग मुद्रास्फीति का टॉपिक पढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन, जिसमें हमने लास्ट में 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए थे, जिसमें हमने मुद्रास्फीति की परिभाषा, अर्थ और मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं, पॉसिबल रीजंस क्या क्या हैं, वो हमने देख लिए थे। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि क्या टाइप्स है मुद्रास्फीति, कितने प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिस कारण से मुद्रास्फीति हो रही है उसी कारण से उस मुद्रास्फीति का नाम हम रख देते हैं। तो इस आधार पर हम इनको 3 आधारों पर क्लासिफाई कर सकते हैं मुद्रास्फीति को, कारणों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर या गति के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति। जैसे चलन स्फीति की बात करें तो करेंसी की मात्रा में वृद्धि होने से जो स्फीति हो रही है वो आपकी चलन स्फीति कहलाएगी। साख की मात्रा बढ़ जाए यदि बैंकिंग व्यापारिक और अन्य बैंकों के द्वारा साख सृजन में अचानक से वृद्धि कर दी जाए तो उस कारण जो स्फीति आ रही है वो आपकी साख स्फीति होगी। उत्पादन जनित स्फीति, उत्पादन में गिरावट के कारण ये जो आपको मुद्रास्फीति में वृद्धि देखने को मिल रही है वो उत्पादन जनित स्फीति होगी। आयातित स्फीति में क्या है? आयातित स्फीति यही है कि यदि हमने क्या किया, आयात जो वस्तुएं हो रही थी उनकी मात्रा यदि अचानक से कम हो जाए या निर्यात एकदम से ज़्यादा बढ़ जाए जिन वस्तुओं का, तो उस वस्तु की हमारे देश के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी, इसके कारण स्फीति देखने को मिलेगी। मांग प्रेरित स्फीति और लागत प्रेरित स्फीति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हम डिटेल में देखेंगे। ये तो आप यदि चाहो तो सिर्फ ये, यदि टाइम कम हो तो सिर्फ ये 2 स्फीति, यदि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आए तो इन 2 को भी समझा सकते हो। थोड़ी सी गति के आधार पर ये आप एक्सप्लेन कर दो इनको थोड़ा सा, और इनमें से आप मांग और लागत प्रेरित स्फीति को बता दो तो भी काफ़ी होगा। ठीक है, ये अलग अलग नाम इन्होंने। हिनात प्रेरित स्थिति, जैसे अभी हमने बात करी हिनात प्रबंधन की बात करी थी, डेफिसिट फाइनेंसिंग की, कि जब सरकार का घाटा बढ़ जाता है तो सरकार नए नोट छाप कर उस घाटे की पूर्ति करती है, तो उसके कारण भी इस इकोनॉमी के अंदर मुद्रा की पूर्ति यदि बढ़ जाती है तो उसके फलस्वरूप लोगों के हाथ में जो मुद्रा है उसकी मौद्रिक आय है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमें इकोनॉमी के अंदर स्फीति देखने को मिलेगी। लाभ स्फीति, ये भी ठीक है। अभी बड़ी कंपनियों का लाभ यदि बढ़ जाए तो उसके कारण, लाभ यदि बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण भी उनकी क्रय शक्ति बढ़ सकती है, तो इसके कारण हमें स्फीति देखने को मिलती है। खुली और दबी स्फीति, तो जब हम खुली मुद्रास्फीति की बात करें तो खुली मुद्रास्फीति में जब उपभोग पर बिना किसी नियंत्रण के लोगों की बढ़ी हुई आय खर्च की जाती है तो उस स्थिति में जो मुद्रास्फीति में देखने को मिलती है उसको हम खुली मुद्रास्फीति कह रहे हैं। और दबी मुद्रास्फीति का है कि उपभोग पर नियंत्रण होते हुए भी, मतलब राशन और इस नियंत्रण कीमतों के होते हुए भी यदि उनकी काला बाजार के कारण या संग्रह की प्रवृत्ति के कारण या मनोवैज्ञानिक कारणों से यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसको हम दबी मुद्रास्फीति कह रहे हैं। पूर्ण व आंशिक मुद्रास्फीति का क्या मतलब है? पूर्ण व आंशिक मुद्रास्फीति का मतलब है यदि पूर्ण रोजगार के बाद, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल के बाद एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारा कर्व है, इसके बाद यदि हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और उसकी किसी कारणवश मुद्रास्फीति बढ़ती है तो हम उसको पूर्ण मुद्रास्फीति की स्थिति बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उसके बाद सिर्फ उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पर सिर्फ कीमतों में ही वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन पूर्ण रोजगार से पहले दोनों स्थिति हो सकती है कि उत्पादन भी बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि आंशिक रूप से उत्पादन बढ़ रहा होता है और आंशिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही होती है, तो हम उसको आंशिक मुद्रास्फीति का नाम देते हैं। अधिविनियोग स्फीति से मतलब है कि ओवर इन्वेस्टमेंट जब हो जाए, पूंजीगत वस्तुओं की मांग अचानक से यदि बढ़ जाए बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट के कारण, तो उस केस में भी मुद्रास्फीति हमें देखने को मिल सकती है। व्यापार नियंत्रण नीति जैसे अभी हमने देखा कि व्यापारिक नीति इस तरह से है जो निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली है और आयात को हतोत्साहित करने वाली है, तो उस केस में भी हमारी जो निर्यातित वस्तुएं हैं उनकी कमी हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलेगी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में क्या होगी, महंगाई की स्थिति या मुद्रास्फीति की स्थिति हो सकती है। ऐसा ही एक ये टॉपिक है अवमूल्यन जनित स्फीति, इसमें भी क्या होगा, अवमूल्यन या डिवेल्यूएशन के कारण ये क्या होता है, जब जानबूझकर कोई भी सरकार अपनी मुद्रा की मूल्य में कमी कर देती है, वो इसलिए ताकि हम पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको कम कीमत पर बेच पाए। जब भी डिवेल्यूएशन या अवमूल्यन किया जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे जो निर्यात हैं वो सस्ते हो जाते हैं और जो आयात हैं वो महंगे हो जाते हैं। वो कैसे, वो थोड़ा एक लंबा है, इसको चलो आप चाहो तो मैं यही बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल $1 की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल हम 50 रुपीज़ मान लेते हैं, वैसे अभी 70 लगभग है, ठीक है, 50 रुपीज़ है। अब क्या हुआ, $1 की प्राइस बढ़कर 60 रुपीज़ हो गई,
तो अब ये क्या हुआ, वैसे दिखने में 50 रुपये से 60 रुपये हो गए, तो ये हमारे मुद्रा हमारे रुपए की मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई, उसमें अवमूल्यन हो गया। जो $1 खरीदने के लिए हमें पहले 50 रुपये देने थे, अब उसी $1 को खरीदने के लिए हमें 60 रुपये देने हैं, मतलब हमारे रुपए की वैल्यू है वो कम हो गई, अवमूल्यन हो गया। तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो वस्तु है, जो सपोज पहले भारत में 50 रुपये में बिकती थी, 50 रुपये में 50 रुपये में बिकती थी, उसके लिए हमें जो विदेशी थे वो $1 देते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, $1 देते थे, अब वही वस्तु, क्योंकि अब तो वो 50 रुपये की है, लेकिन उनको अब $1 से कम देना होगा, क्योंकि वो $1 मार्केट में देंगे और उसके बदले में उसको 60 रुपये मिल रहे हैं। और वो जो वस्तु एक्स वस्तु है, सपोज एक पेन है जो 50 रुपये का है, उसको खरीदने के लिए पहले $1 दिया जा रहा था, तो $1 के बदले में 50 रुपये दिए और वो एक पेन ले लिया। अब क्या हुआ, $1 चेंज कराया तो उनको कितना मिल रहा है, 60 रुपये, लेकिन उस पेन की कीमत अभी भी 50 रुपये ही है, उनके लिए 50 रुपये ही है। तो 50 रुपये में अब उनको डॉलर के रूप में $1 की तुलना में कम पैसा देना पड़ेगा, मतलब $1 से कम रुपए उनको देना पड़ेगा, यानी कि उनके लिए वही वस्तु, हमारी इकोनॉमी में तो उसकी वैल्यू उतनी ही है, लेकिन विदेशों के लिए वो वस्तु सस्ती हो गई, मतलब हमारे निर्यात सस्ते हो गए विदेशों के लिए। तो निर्यात जब भी सस्ते हो जाएंगे तो हमारे निर्यात बढ़ेंगे, और इसका ही जस्ट अपोजिट, हमें $1 की कोई वस्तु अमेरिका से खरीदनी थी, उसके लिए पहले 50 रुपये देने पड़ते थे, अब वो $1 की कोई वस्तु है, उसको खरीदने के लिए हमें 60 रुपये देने पड़ेंगे। वो अमेरिका में तो $1 की है, लेकिन क्योंकि हमारे रुपए का अवमूल्यन हो गया, तो उसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें पहले से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, मतलब हमारे आयात महंगे हो जाएंगे। इस कारण से हमारे आयात में कमी देखने को मिलेगी और हमारे निर्यात यदि बढ़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी मुद्रास्फीति की स्थिति या महंगाई की स्थिति सामने आ सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब हम परिस्थितियों के आधार पर देखें, युद्धकालीन मुद्रास्फीति, युद्धोत्तरकालीन मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास जनित मुद्रास्फीति। अब देखो इस केस में क्या हो सकता है, हम वापस देखेंगे इसमें से, देखो 2 मिनट। युद्धकालीन मुद्रास्फीति की जब हम बात करें, तो युद्ध के समय भी बहुत ज़्यादा हम अनुत्पादक या अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर किया जाता है। जब भी वॉर के कंडीशन कुछ देखा नहीं जाता, बहुत अनाप शनाप पैसा खर्च होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, वस्तु सेवाओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा होगी सैनिक वस्तुओं की, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी, तो उस टाइम महंगाई जो हमें देखने को मिल रही है उसको हम युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहेंगे। और युद्धोत्तरकालीन यानी पोस्ट वार इन्फ्लेशन, अर्थव्यवस्था का जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए भारी मात्रा में पूंजी निवेश और व्यय किया जाएगा, उसके कारण भी इकोनॉमी में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, जिसके कारण से वस्तु सेवाओं की पूर्ति इतनी तत्काल नहीं होने के कारण मुद्रास्फीति देखने को मिल सकती है। शांतिकालीन परिस्थितियों में भी हमें स्थिति देखने को मिलती है। यदि सरकार विकासात्मक कार्यों पर व्यय बढ़ा देती है, तो फलस्वरूप क्या होगा, मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर हमें सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब गति के आधार पर मुद्रास्फीति को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें है रेंगता हुआ या साधारण मुद्रा प्रसार, जिसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखो इसको जो रेंगता हुआ, बहुत नाम से पता चल रहा है, जब मुद्रा के या सामान्य कीमत स्तर में बहुत ही धीमी वृद्धि आपको देखने को मिल रही है, या 1 डिजिट की वृद्धि, आधा परसेंट 1% की, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। दूसरा है गतिशील या चलता मुद्रा प्रसार, वॉकिंग और मूविंग इन्फ्लेशन। पहले रेंग रहा था, फिर धीरे 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 चलने लग गया, मतलब डबल डिजिट की इन्फ्लेशन, आप 2% 3%, उस हिसाब से आप जिसको इन्फ्लेशन की रेट है, तो हम उसको बोलेंगे वॉकिंग और मूविंग इन्फ्लेशन। अगला है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन का मतलब है थोड़ा दौड़ता हुआ भागता हुआ, मतलब उस 4 5 6 7 8% हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, बहुत मतलब 5 6 7 8 9% आपका इन्फ्लेशन की रेट है, तो उसको हम रनिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। और उछलता कूदता मतलब गैलोपिंग इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, 10% 20% 30%, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लेशन में अचानक से वृद्धि देखने को मिल रही है, तो उसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन या उछलता कूदता मुद्रा प्रसार कह सकते हैं, ठीक है। इसका देखो इस डायग्राम में भी दिखाया है, ये मुद्रास्फीति हमने अवधि वर्ष लिया है, और मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, जब बहुत कम वृद्धि हो रही है तो ये है मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, जो बहुत कम हुई है, रेंगता हुआ, चलता हुआ, भागता हुआ और कूदता हुआ, मतलब क्रीपिंग, वॉकिंग और रनिंग, और इसको हम बोल रहे हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। ये आपका ये लगभग आपका इसमें हमने देखा। अब इसमें से 2 जो आपको बहुत थोड़ा डीपली पढ़ने हैं, वो जो मैंने बताया था, मांग प्रेरित और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, तो उसको हम देख लेते हैं।
जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है या मांग जन्य मुद्रास्फीति, नाम से पता चल रहा है मांग में वृद्धि के कारण यदि इकोनॉमी में मुद्रास्फीति की स्थिति हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मांग प्रेरित स्फीति। अब देखो यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है यहाँ पर जिसमें देखिए ये यहाँ पर हमने कीमत से लिया है एक तरफ, दूसरी तरफ हमने वास्तविक उत्पत्ति मांग एवं पूर्ति को लिया है। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व। ऐसी परिस्थिति में देखो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, समग्र मांग जिसके अंदर हम शामिल करते हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखो ये केन्स की जो इक्वेशन हमने देखी थी, समग्र मांग में उपभोग मांग भी शामिल हो रही है, निवेश मांग भी शामिल हो रही है, सरकारी व्यय जो है वह भी, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सारा मिलकर हमारी समग्र मांग को बता रहा है। और ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारी समग्र पूर्ति वक्र है। अब इस केस में हमारा एक इक्विलिब्रियम लेवल था E0 पॉइंट पे। यदि क्या हो इकोनॉमी में अचानक से किसी कारणों से सरकार व्यय बढ़ा दे या जितने भी हमने ऊपर कारण पढ़े उसके कारण से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए तो एग्रीगेट डिमांड का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो E0 से E1 हो गया तो यहाँ पर क्या P0 से P1 कीमत समय वृद्धि हो गई। और यदि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा, कीमत समय और वृद्धि हो जाएगी। तो जब सिर्फ समग्र मांग में वृद्धि के फलस्वरूप हमें कीमत समय वृद्धि देखने को मिल रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, मांग प्रेरित स्फीति या मांग जन्य मुद्रास्फीति। ठीक है, दूसरी हम देखते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति या लागत जन्य मुद्रास्फीति। नाम से ये भी स्पष्ट है, लागत में वृद्धि के फलस्वरूप यदि मुद्रास्फीति या सामान्य कीमत से में जो वृद्धि हो रही है उसको हम लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहेंगे। जैसे यहाँ ये पूर्ति पक्ष की अवधारणा को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पूर्ति पक्ष की ओर से वस्तु की लागत और वस्तु की पूर्ति कीमतों में वृद्धि के कारण हमें मुद्रास्फीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे अभी हमने बात की थी श्रमिकों की मजदूरी दर में वृद्धि हो जाए, है ना, वस्तु की तैयार माल जो कच्चा माल है उसमें उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाए, कच्चे माल और मतलब किसी और कारण से, जैसे हमने बात की जैसे फॉर एग्जांपल कच्चे माल के रूप में पेट्रोल प्राइसेस एकदम से बढ़ जाए, लागत यदि बढ़ जाए तो उसके फलस्वरूप कीमतों में जो वृद्धि देखने को मिलेगी हम उसको लागत प्रतिस्पर्धी या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। इसको भी हम एक डायग्राम से देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आप अच्छे से पढ़ें। यदि समय कम है तो इन दो को तो आप स्पष्ट बताएं, और यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको इन सारे को एक साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कीमत से लिया है और यहाँ पे वास्तविक उत्पादन मांग और पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई कर्व, आपको पता है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व लागत वक्र भी होता है ना, और समग्र पूर्ति वक्र। तो जब भी लागत में वृद्धि होगी जो समग्र पूर्ति वक्र है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही लागत बढ़ेगी ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जिससे यहाँ पर देखो दो चीज़ें हमें एक साथ देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक तरफ उत्पादन में भी कमी हो रही है और क्या है, कीमत स्तर में भी वृद्धि हो रही है। तो जब ऐसी परिस्थितियाँ हमें इकोनॉमी में देखने को मिलती है उसको हम नाम देते हैं स्टैग इन्फ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन, एक मैं उसमें बताना भूल गई थी आपको, हमने देखा इन्फ्लेशन, उसके बाद डिसइन्फ्लेशन, उसके बाद डिफ्लेशन, उसके बाद रिफ्लेशन और वापस इन्फ्लेशन। अब इसके बीच में एक नई परिस्थिति हमें देखने को मिलती है जहाँ पर उत्पादन में भी कमी हो रही है एक साथ और कीमतों में भी वृद्धि हो रही है। मतलब कीमतों में भी वृद्धि हो रही है, मतलब डिफ्लेशन रिसेशन आप इस तरह से बोल सकते हो। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की स्थिति एक साथ यदि हमें इकोनॉमी के अंदर देखने को मिल रही है तो उसको हम बोलेंगे स्टैग इन्फ्लेशन की स्थिति, जिसमें हमें बेरोजगारी भी बढ़ रही है और कीमत स्तर भी वृद्धि हो रही है। उत्पादन कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार कम होगा। तो ऐसी स्थिति को स्टैग इन्फ्लेशन, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें जनरली देखने को मिलती है ये परिस्थिति। तो ये क्या है, लागत प्रेरित स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर लागत में वृद्धि होने के कारण हमें कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक हुआ जिसमें हमने पढ़ा कि मुद्रास्फीति के क्या प्रकार हम देख सकते हैं। सारे हमने देखे, जिसको हमने ब्रॉडली 3 भागों में क्लासीफाई किया, कारणों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर और गति के आधार पर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर पेपर में हर साल आया हुआ है, तो आप इसको पढ़िएगा। और फिर भी कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल मैसेज कमेंट कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल हो। ठीक है।